आइए आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में मुगलों के शुरुआती दौर की उस नाटकीय कहानी को खंगालते हैं जहां 3 अलग-अलग पीढ़ियों ने इतिहास के सबसे मशहूर साम्राज्यों में से एक को बनाया, उसे गंवा दिया और फिर से खड़ा किया। आज की हमारी इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह है। 1. सल्तनत की संपत्ति। 2. बाबर की हताश विजय। 3. हुमायूं का निर्वासन और वापसी। 4. युवा राजा का उदय। 5. अनपढ़ दार्शनिक। और 6. साम्राज्य को मजबूत करना। ये असल में एक क्लासिक वंशावली की कहानी है, जहां पहली पीढ़ी संसाधनों के लिए कड़ा संघर्ष करती है, दूसरी अस्थिरता से जूझती है और तीसरी पीढ़ी आखिरकार सत्ता को पूरी तरह से मजबूत करती है। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से, सल्तनत की संपत्ति। इस पूरी विजय को समझने के लिए हमें 1500 के दशक की शुरुआत में दिल्ली सल्तनत की जमीनी हकीकत को देखना होगा। देखिए, उस वक्त भारत विदेशी हमलावरों के लिए एक बेहद आकर्षक और अमीर लक्ष्य था। यहाँ की कृषि भूमि इतनी उपजाऊ थी कि बिना ज्यादा सिंचाई के ही बम्पर फसलें होती थीं। एक बहुत बड़ी आबादी थी, जिसका मतलब था भारी भरकम टैक्स रेवेन्यू। इतिहास गवाह है कि यहाँ 6 लाख सैनिकों तक की विशाल सेनाएं हुआ करती थीं। लेकिन इन सब के बावजूद एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, और वो थी आपस में बटा हुआ राजनीति का ढांचा और नाराज कुलीन वर्ग। और इस कमजोरी के केंद्र में था इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। दिलचस्प बात यह है कि उसके अहंकारी रवैये ने उसके अपनों को ही इतना नाराज कर दिया कि उसके खुद के चाचा और पंजाब के शासक ने मिलकर एक विदेशी हमलावर को उसे खत्म करने का न्योता दे डाला। यहीं से शुरू होता है भाग 2, बाबर की हताश विजय। वो विदेशी हमलावर था बाबर, जिसकी रगों में चंगेज खान और तैमूर जैसे खूंखार विजेताओं का खून था, लेकिन वो अपने ही इलाके में संसाधनों की भारी कमी से हताश था। अब इस तुलना को देखिए, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। बाबर की अपनी मातृभूमि फरगना एक बहुत छोटा सा इलाका था, जहां ना तो अच्छी खेती होती थी, ना बड़ी आबादी थी, और टैक्स रेवेन्यू तो न के बराबर था। और दूसरी तरफ थे भारत के विशाल मैदान, उपजाऊ मिट्टी, बहुत बड़ी आबादी और अपार संपत्ति। बाबर का मकसद सिर्फ लूटपाट करना नहीं था, उसने यहाँ एक ऐसा मौका देखा जिससे वो एक सुरक्षित और अमीर बेस बना सके। फिर आता है साल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई, जिसमें भारी तोपखाने की शुरुआत के साथ भारतीय युद्ध कला को हमेशा के लिए बदलकर रख दिया। बाबर के पास सेना छोटी थी, लेकिन उसने अपने उस्ताद तोपची अली और मुस्तफ़ा के साथ मिलकर ऐसी क्रांतिकारी तोपखाने की रणनीति अपनाई कि लोधी की विशाल लेकिन पुरानी शैली की सेना पूरी तरह से तबाह हो गई। इस संस्थापक की जिद और निरंतरता को समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ 4 साल के अंदर 1526 से 1529 तक उसने पानीपत में इब्राहिम लोदी, खानवा में राजपूत राजा राणा सांगा, चंदेरी में मेदिनी राय और घाघरा में अफगान ताकतों को हरा दिया। 1530 में अपनी मौत से पहले वो अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति छोड़ गया। भाग 3, हुमायूं का निर्वासन और वापसी। ये सारी दौलत उसके बेटे हुमायूं के हिस्से में आई, और यहीं से साम्राज्य में एक बेहद अस्थिर दूसरी पीढ़ी की शुरुआत होती है। हुमायूं ने सत्ता में आते ही एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर दी। उसने अपने पिता के उस नव एकत्रित साम्राज्य को अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल के बीच 4 हिस्सों में बांट दिया। इस एक फैसले ने उसकी अपनी ही ताकत को जड़ों से कमजोर कर दिया, और इस कमजोरी का फायदा उठाया शेर शाह सूरी ने। चौसा और बिलग्राम में करारी हार के बाद भागते हुए हुमायूं अपने भारी कवच के कारण डूबने ही वाला था। वो तो किस्मत अच्छी थी कि एक स्थानीय भिश्ती यानी पानी ढोने वाले ने उसे बचा लिया, और अपनी जान बचाने के बदले में हुमायूं ने उसे एक दिन का राजा बनाने का हताश वादा कर डाला। ये टाइमलाइन दूसरी पीढ़ी की उस पूरी अराजकता का सटीक उदाहरण है। 1530 में वो गद्दी पर बैठा, 1540 में शेरशाह सूरी से हारकर उसे देश छोड़ना पड़ा। फिर 15 साल ईरान में शाह के रहमो करम पर गुजारने के बाद 1555 में उसने भारत में विजयी वापसी तो की, लेकिन कैसी विडंबना है कि इसके अगले ही साल दिल्ली वापस पाने के कुछ ही समय बाद शेर मंडल लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर उसकी आकस्मिक मौत हो गई। भाग 4, युवा राजा का उदय। हुमायूं की उस अचानक मौत ने साम्राज्य को वापस उसी गहरे संकट में धकेल दिया, और अब पूरा दारोमदार आ गया तीसरी पीढ़ी पर। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, एक 13 साल का लड़का एक बिखरे हुए साम्राज्य को कैसे संभाल सकता है?
अकबर, जिसका जन्म 1542 में अमरकोट में निर्वासन के दौरान हुआ था, उसे ऐसे वक्त में गद्दी मिली जब वो महत्वाकांक्षी विरोधियों के सामने पूरी तरह से असुरक्षित था। ऐसे नाजुक हालात में टिके रहने के लिए एक बेहद सख्त रक्षक की जरूरत थी, और वो रक्षक था बैरम खान। बैरम खान ने उस युवा राजा की आक्रामक रूप से रक्षा की। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई है, जहां बैरम खान ने स्थानीय नेता हेमू को हराया था, और वो भी तब जब एक भटका हुआ तीर सीधे हेमू की आंख में जा लगा। पर देखिए, एक सफल शासक हमेशा किसी के इशारों पर नहीं चल सकता। 18 साल की उम्र तक आते आते अकबर ने स्वतंत्र रूप से राज करने के लिए अपने वफादार लेकिन हावी रहने वाले बैरम खां को हटा दिया। 1560 से 1562 के बीच उसने अपनी धाय मां माहम अन्नागा की तथाकथित पेटीकोट सरकार का राजनैतिक प्रभाव भी झेला, लेकिन जल्द ही उसे समझ आ गया कि असली ताकत तभी मिलेगी जब वो हर तरह के संरक्षकों से खुद को आजाद कर लेगा। भाग 5, अनपढ़ दार्शनिक। पूरी सत्ता हाथ में आने के बाद अकबर के सामने एक बहुत ही अनोखी चुनौती थी, क्योंकि उसका बचपन निर्वासन में और भाग दौड़ में बीता था। चूंकि वो पूरी तरह से अनपढ़ था, उसने इस कमी को बहुत ही शानदार तरीके से संभाला। अपनी औपचारिक शिक्षा की कमी को समझते हुए उसने इबादत खाना बनवाया, जहां वो हिंदू पुजारियों, ईसाई मिशनरियों और इस्लामी विद्वानों को बुलाकर उनकी बहस सुनता था। सुनकर सीखने की इस कला से वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सभी धर्मों के मूल सिद्धांत असल में एक ही हैं। अलग अलग विचारधाराओं से निष्पक्ष रूप से जानकारी जुटाने की इस आदत ने इस अनपढ़ लड़के को एक दार्शनिक शासक में बदल दिया। इसी से प्रेरित होकर उसने 1582 में दीन-ए-इलाही नाम की एक समावेशी विश्वास प्रणाली शुरू की, जो इस विचार पर आधारित थी कि सभी धर्म नैतिक रूप से एक ही सच साझा करते हैं। भाग 6, साम्राज्य को मजबूत करना। खैर, सिर्फ ज्ञान और दर्शन से तो साम्राज्य नहीं टिकते ना। इस तीसरी पीढ़ी को एक जबरदस्त और चतुर भू राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका भी निभानी थी। अकबर ने कूटनीति और युद्ध का ऐसा व्यवहारिक रूप इस्तेमाल किया जिसने उसके दादा की शुरुआती जीतों का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार किया। उसकी रणनीति एकदम साफ थी। जो क्षेत्रीय शक्तियां सहयोग के लिए तैयार थीं, उन्हें विवाह गठबंधनों और उदार उपहारों के जरिए शांति से मिला लिया गया, और जिन्होंने झुकने से इनकार कर दिया, उनके खिलाफ उसने बेहद आक्रामक सैन्य अभियान छेड़े। और यहाँ इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराता है। ठीक वैसे ही जैसे पहली पीढ़ी में दादा बाबर ने राणा सांगा से युद्ध किया था, वैसे ही तीसरी पीढ़ी में पोते अकबर को राणा सांगा के पोते महाराणा प्रताप के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक पीढ़ीगत युद्ध लड़ना पड़ा। जैसे जैसे हम इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं, ये कहानी हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सवाल छोड़ जाती है। क्या एक लंबे समय तक टिकने वाले साम्राज्य के लिए किसी संस्थापक की हताश महत्वाकांक्षा ज्यादा मायने रखती है, या फिर उसके उत्तराधिकारी का वो खुले विचारों वाला एकीकरण? असल में ये साम्राज्य उस व्यक्ति ने बनाया जिसने हिंसक रूप से जमीन पर कब्जा किया, या उस अनपढ़ लड़के ने सीखा कि उस जमीन पर शासन कैसे किया जाए? ये सोचने वाली बात है। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।